हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। 1 मिनट में मार्कर ले लेती हूँ पहले तो। ठीक है, तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद में मिल रही हूँ, कम से कम 5 दिन हो गए हैं। उस टाइम पे मैंने देखो वीडियो भी नहीं बनाई थी। एक दिन पहले मैंने बोला ही था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी ऑलरेडी पहले से ही तबीयत ख़राब चल रही थी, बट गला मेरा ना दर्द ही हो रहा था। फिर भी मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। और ऐसा होता है ना, जब मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ तो फ़ैन ऑफ रहता है ना। तो अगर तबीयत ख़राब है फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे अभी मुझे स्वेटिंग होने लग गई, फिर उसके बाद एकदम से स्वेटिंग हो जाती है, फिर गर्मी लगती है, फिर थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया या अंदर चले गए तो उससे और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर भी मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उठूँ, वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सही भी। फिर मेरा पेट दर्द होने लग गया कल ही। मतलब आज तो बिल्कुल परफेक्ट है, आज के बाद तो नहीं होनी चाहिए। बाकी तो देखो, तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ देती हूँ, मैं अपना काम को भी बीच में छोड़ती नहीं हूँ। तो आज से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे जब तक मेरी तबीयत ठीक है। अब तो मतलब यही है कि ठीक ही होनी चाहिए। तो आज से हम अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आज से ही मैं उठ गई। मैं कल रात भी मेरा थोड़ा दर्द था, तो आज सुबह जैसे मैं बिल्कुल सही हुई तो मैं उठ गई। मैंने सोचा आज तो वीडियो बनानी ही है, आज उनको लेक्चर प्रोवाइड करना ही है। ऐसा नहीं कि आज संडे तो आज नहीं करेंगे, बिल्कुल करना था। एंड बस काफ़ी टाइम बाद मैं भी मिल रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं इससे पीती हूँ तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि मैम इससे क्यों पी रही है। मैं पी के आती हूँ पहले। तो ठीक है। वैसे तो आज संडे, आज हमने ऑर्गेनिक मतलब नेमिंग रिएक्शन पढ़नी थी, बट कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट संडे को पढ़ लेते हैं। क्योंकि नेमिंग रिएक्शन तो यार फिर भी हम जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें दोबारा से पढ़ ही लेंगे। तो वो नेक्स्ट संडे ही छोड़ते हैं अभी उसको, क्योंकि हमारी 5 क्लास मिस हो गई है। तो हम थोड़ा अच्छा मतलब फिजिकल ही लेके चलते हैं। फिजिकल जल्दी जब ख़त्म होगी तो फिर हम ऑर्गेनिक ही शुरू करने वाले हैं ना। तो देखो, हमने थर्मोडाइनमिक्स तो पढ़ लिया था। देखो, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन मैंने वो करवाए जो पेपर में आए थे। मैंने एनसीईआरटी के नहीं करवाए हैं अभी। अभी क्या है, कुछ टाइम बाद मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवाना शुरू करूँगी, सारे के सारे जितने हमारे हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्रीवियस ईयर के 10 या 15 लेके चल रही हूँ। उसके बाद हम एनसीईआरटी पूरी करेंगे। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे, जो मेन है। ऐसा नहीं कि सब, है ना। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को भी मैंने स्टॉप किया है अभी। सॉल्यूशन अब कल परसों देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे अभी तक लगता है, जो बच्चों को टफ लगता है, जब हम उस टाइम पे थे हमें भी बहुत टफ लगता था। एक तो आता है काइनेटिक्स, जिसके क्वेश्चन नहीं होते। मतलब वैसे तो इजी लगता है कि ऐसे 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 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती थी। काइनेटिक्स हमने पढ़ ली। काइनेटिक्स मतलब एक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह दिखेगा काइनेटिक्स। आपको ऑर्गेनिक में बोलने को मिलता है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, जब आप रिएक्शन करते हो तो बोलते हैं इसमें ऑर्डर क्या है। अभी हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब वैसे भी आपको पता है, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे चैप्टर एक दूसरे से कॉरिलेट होते हैं, है ना। तो अभी हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, और कौन सा इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं हम इस टाइम पे, हम केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। आयोनिक इसके बाद करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसमें एक भी नहीं है क्या, काफी टाइम हो गया ना। एक प्रेस पे डाल के आती हूँ मैं। चलो, आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन, वो टॉपिक आपका आएगा पेपर में, वो ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको टाइप कर देते हैं। चलो, इक्विलिब्रियम के बारे में हम इसको जाने देते हैं।
अब बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो नॉर्मली अगर देखें तो इक्विलिब्रियम हर जगह इंपॉर्टेंट है, आपकी इंडस्ट्रीज हो, नॉर्मल लाइफ हो, बायोलॉजिकल फंक्शन हो, हर जगह हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एक कंटेनर ले रखा है, ये मेरा कंटेनर है, मैंने इसको क्या कर रखा है, इसमें लिक्विड डाला है, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, वाटर डाला है, वाटर डाला, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, यानी कि यहां से ये मैंने आइसोलेटेड कंटेनर लिया है। क्या लिया है मैंने, आइसोलेटेड कंटेनर लिया है। और हमें पता है आइसोलेटेड का मतलब क्या है, हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है, जहाँ पे एनर्जी भी पास नहीं होगी और मैटर तो पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब क्या होगा, वाटर है, वाटर होगा। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इससे वाटर से क्या बनेगा, हमने टेम्परेचर यहाँ पे ले रखा है आपका कितना, 273 केल्विन। तो हमें पता है इस टेम्परेचर में आपका सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। क्या होता है, सॉलिड क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। सॉरी नॉट मैं सॉलिड नहीं लिया है, मैंने पानी लिया है ना, तो 373 केल्विन मैंने लिया है, सॉरी 373 केल्विन लिया है। तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो पानी क्या होगा, आपके वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये मेरे पानी के पार्टिकल्स थे, अब क्या हुआ है, ये आपके वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, कन्वर्ट होंगे, ठीक, ओके। 373 केल्विन में हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर आप क्या होगा, ये जबरदस्त, मतलब ये लगातार आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार, और आप देखोगे ये जो यहाँ पे होगा प्रेशर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा सिस्टम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा 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 होगा, जैसे जैसे वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे प्रेशर आपका डिक्रीज होना शुरू होगा। डिक्रीज कैसा डिक्रीज बेटा, यहाँ पे जो आपके ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, ये जो आपकी बाउंड्री होती हैं इन पे ऐसे करके कोलाइड करके वापस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन की वजह से आपके गैसेस पार्टिकल लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, और यहाँ से आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन भी चल रही है। तो अब क्या होता है, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट धीरे धीरे शुरू होते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता है, और एक टाइम आता है जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जितना वेपर प्रेशर हमारे गैस का है उतना ही वेपर प्रेशर हमारा लिक्विड का होगा। ये कौन सा टाइम होगा, वो जो आपका टाइम होगा जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ गैस आपकी इक्वल हो जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की, ये जो टाइम होगा ये आपका होगा इक्विलिब्रियम। जब आपके दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर का क्या मतलब है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट मैंने लिक्विड लिया है ना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैंने प्रोडक्ट किया, ठीक है। अब इसी से वापस आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो वेपर प्रेशर इक्वल का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप स्पीड देखोगे ना, जिस रेट से आपका रिएक्टेंट यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये R1 है तो ये भी आपकी R1 होगी, उसी स्पीड से आपका गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं रेट की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, किसमें, इक्विलिब्रियम में। इसको हम लिखेंगे पॉइंट्स में, अभी मैं बस समझा रही हूँ आपको, ठीक है, इतना हम समझ गए, ठीक। इक्विलिब्रियम ये होता है। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक है या स्टैटिक है, क्योंकि जब अगर मैं नॉर्मली देखूं, अगर मैंने एक क्लोज कंटेनर में पानी रखा है, ठीक है, और मैं चले गए कहीं घूमने चले गए, कुछ टाइम बाद आया मुझे वो पानी ही दिखा, अब उसके बीच में देखो मैं बोल रही हूँ वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसके बीच में हम थे ही नहीं, यहाँ पे
हमने कुछ टाइम बाद जब उसे ऑब्जर्व किया वो लिक्विड ही होता है। आपने एक बॉटल में लिया होता है पानी, तो क्या वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होकर फिर लिक्विड में आता है? ऐसा कुछ होता है? अगर आप आइसोलेटेड भी ले गए, नहीं होगा, आपको वो लिक्विड ही दिखेगा। आपको जो स्टार्टिंग में आपने लिक्विड लिया आपको लिक्विड ही दिखेगा, आपको गैसेस नहीं दिखेगा। वो ऐसा क्यों होता है? एक तो जो भी चीजें हो रही है ना आपकी, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला रेट से होगा कि जितने स्पीड से हो रहा है उतने स्पीड से वापस आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा अगर आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो क्या वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऑब्जर्व करने में देखूँ तो जितना लिक्विड मैंने लिया उतना लिक्विड मुझे वापस मिला, और उतना ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जितना ही, मतलब जब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो जितना उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उतनी एनर्जी को वो रिलीज करेगा गैस से लिक्विड में आने में। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो उतना ही आपका रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का कंसंट्रेशन जितना था उतना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने 10 ml लिक्विड का कंसंट्रेशन लिया था, कुछ टाइम बाद में आई तो 5 ml रहेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एनर्जी जितना लॉस आपकी हो रही है, जितना ऑब्जर्व कर रही है उतनी लॉस कर रही है। मतलब एनर्जी में ऐसा नहीं हो रहा है कि एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है। अब वैसे भी हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और बाकी क्लोज्ड है तो वो सारा का सारा कहाँ चल रहा है? कंटेनर के अंदर चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ओपन है तो बाहर चले गए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम बाद हम आए, हमने देखा कि लिक्विड ही हमको मिला। ऑब्जर्व करने में हमें यही मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? नहीं है। दिखने में हमें दिखा कि हाँ लिक्विड मिला, बट एक्चुअल में हमें इसका पता है ना इसके अंदर क्या क्या हुआ। ये आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल्स आपके एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। कोलाइड होने के बाद मतलब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। इनकी क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो आपके कंडेंस हो रहे हैं, यहाँ पे जो बाउंड्री है उससे टकरा के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो कितना सारा काम आ रहा है। तो हम स्टैटिक तो नहीं बोलेंगे। तो जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इतना अगर आपको समझ आया तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया तो मैं इसको मिटाती हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है जस्ट देखने के लिए, समझने के लिए आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। सबसे पहली चीज जो भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, हम एक रिएक्शन करेंगे और उसी में पूरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग क्या? अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही हम कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये आपका क्या होता है, डायनामिक होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, ए किया, इससे आपका बी बना। मैंने बोला ये ए जो था ये आपका लिक्विड था और ये आपका गैस था। टेम्परेचर मैंने वाटर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहली पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमने और क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो रेट होता है यानी कि जो स्पीड होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की, जिस स्पीड से आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से आपका गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड। रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो वो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना आएगी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। और हम क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, इतना हम समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इतना हमारा हो गया तो हम आगे पढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में आ रही है। आप एनसीईआरटी को हमेशा सामने खोलना और उसमें आप टिक मार सकते हो, क्योंकि आप जब वो पढ़ोगे मैं वही सब पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ते हैं, ये हमने काइनेटिक्स में बताया था आपको। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक में स्पॉन्टेनिटी पढ़ते हैं। तो अब ये बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस में कौन सी रिएक्शन आपकी किस तरफ जा रही है, कौन सी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, या कौन सी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, कि ताकि वो क्या हो सके, आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोच कर सके या इक्विलिब्रियम हो सके रिएक्शन, या फिर कितना अमाउंट आपका प्रोडक्ट का रिएक्टेंट की साइड पे जाएगा कि वो आपकी इक्विलिब्रियम रीच कर सके। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, जब आपकी रिएक्शन आपकी मतलब बस कंप्लीट होने को है, रिएक्शन जो है आपकी बिल्कुल नियर कंप्लीशन, मतलब बिल्कुल आपकी कंप्लीट होने को है। आप बोल सकते हो 99% आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 99% आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो उस टाइम पे आपका रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचेगा, 10% आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। स्मॉल अमाउंट आपका क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का लार्ज अमाउंट में आपका रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट में कंसंट्रेशन होगा, सॉरी लार्ज अमाउंट में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा। यानी कि रिएक्शन नियर कंप्लीशन, रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने को है, 99% आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें क्या होगा, जब 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 99% यहाँ पे 1 बचेगा, 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो कितना बचेगा रिएक्टेंट में, 1% बचेगा। जब आपका रिएक्टेंट का अमाउंट कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा कम होगा, हम बोलेंगे ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोच करेगी या फिर इक्विलिब्रियम है। ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि 100% कंप्लीट हो गया। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो वो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी ही नहीं, इक्विलिब्रियम आपकी पूरी कंप्लीट नहीं होती है। याद रखना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही है कि हम क्या कर सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम we can compare concentration of reactant and product। हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट मेरा क्या होता है, कहाँ पे लिखूं बेटा, यहाँ पे लिख दूं, ऑन द बेसिस के, है ना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो आप यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा होता है जब आपकी प्रोडक्ट बहुत कम है, जैसे कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट बहुत कम का मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो जितनी रिएक्शन आपकी मान लो 99 यहाँ थी, अब वापस जा रही है, अब वापस जा रही है तो 1% आपका यहाँ है और 99% आपका यहाँ है कंसंट्रेशन। यानी कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी तो ही तो आपकी वापस जाएगी, है ना। तो
हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम अप्रोच करने वाली है, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, या फिर ये इक्विलिब्रियम में है, या फिर ये इक्विलिब्रियम अप्रोच करेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये हमारा था 3 पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आपका हो गया हो फिर मैं आगे करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया मैंने, मैं ही नहीं दिखी होंगी अभी तक आपको, और मुझे भी नहीं पता, अभी घुमाया मैंने कैमरा। इतना बोल रही थी, पता नहीं मैं आपको दिखी ना आपको तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम इक्विलिब्रियम को और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा हम 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे। एक होता है हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होगा हमारा केमिकल। तो फिलहाल हम क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे फेस आपके चेंज होंगे, है ना। चलो देखते हैं। आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपका जो आपने मतलब कि आपका जो यहाँ पे आपने H2O लिया है, तो यहाँ पे भी आपका H2O ही रहेगा, यानी कि इसका सिर्फ फेस चेंज होगा, यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो पहले फिजिकली हमने पढ़ लिया है, तो ये तो मतलब बच्चों वाली चीज है, ऐसी चीजें तो नहीं पूछी जाएगी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पर हमें पता चल गया कि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज नहीं होता फिजिकल इक्विलिब्रियम में, सिर्फ फेस चेंज होता है उसका। यहाँ पे क्या होता है, आपके फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि CO2 को तोड़ दिया उसने, C+O2 कर दिया, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। इससे आपको और अच्छे से केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इससे आपको और अच्छे से इक्विलिब्रियम समझ आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बाद में पढ़ते हैं, है ना। इसको या फिर हम इक्विलिब्रियम नहीं लिखते, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, क्योंकि हम फिजिकल भी पढ़ रहे हैं और केमिकल भी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इक्विलिब्रियम और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो देखते हैं, ये आपके है सिलेबस में भी है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस करा रही हूँ। जो भी सब चीजें मैं कराती हूँ, मैं सारा का सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड कराती हूँ। तो अब मैं आगे पढ़ती हूँ। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ेंगे, फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं बेटा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। और हमें पता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, 3 तरीके से ही होते हैं। और नहीं भी पढ़ा है तो ये तो जनरल चीजें है जो सबको पता होगी। क्या होगा आपका, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, ये हम पढ़ते हैं। सॉलिड से जब चीजें लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ये क्या होता है आपका, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, फ्यूजन हो रहा है। सॉलिड का फ्यूजन हुआ, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन, यहाँ पे 373 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर हर अलग अलग जो भी हम कंपाउंड लेते हैं उन हर अलग अलग के लिए या मॉलिक्यूल लेते हैं अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए पर्टिकुलर है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है, ऐसे ही होगा। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, आपका सब्लिमेशन होगा। यही चीज हम पढ़ रहे होते हैं, है ना। चलो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड का पढ़ते हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मैंने क्या बोला कि आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर मैंने ले लिया, क्या बोला 273 केल्विन है। ठीक, अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया, एक आपका बीकर लिया, एक ऐसा सिस्टम लिया, नॉट बीकर, एक ऐसा सिस्टम लिया जो आपका आइसोलेटेड है। मैं यहाँ पे सारा आइसोलेटेड ही पढ़ूंगी क्योंकि मुझे एनर्जी का लॉस नहीं कर पाना है। तो मैंने इसको कवर किया, यहाँ पे मैंने एक आइस का टुकड़ा डाला, ये मेरा आइस का टुकड़ा है।
ये मेरा आइस का टुकड़ा है। अब ये जो आइस है आपकी, ये क्या हो रही है आपकी, आप देखोगे कुछ टाइम बाद एट 273 केल्विन में, और आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं, 1 एटीएम प्रेशर हम यहाँ पे लेते हैं, टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं। इस टाइम पे आपका जो ये आइस का टुकड़ा है, ये आपका क्या हो रहा है, ये आइस का टुकड़ा आपका 273 में थोड़ा सा अमाउंट इसका लिक्विड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा अमाउंट इसका लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा सा अमाउंट इसका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक हो गया, ओके, मैं उधर आ रही हूँ। अब कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये जो लिक्विड है ये वापस आपकी फ्रीज होती है इसी 273 केल्विन को क्या करके, लॉस करके। इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, किसको, 273 केल्विन यानी कि हीट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इस लिक्विड ने इस हीट को वापस रिलीज किया और वापस क्या, वापस आपका सॉलिड फॉर्म में आ गया। इतना हम समझ गए, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि दो प्रोसेस आपकी एक साथ हो रही है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये आपका क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो मैंने क्या बोला, या फिर हम इसे फ्यूजन बोलते हैं या फिर हम इसे मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर लिक्विड का वापस सॉलिड में आना। एक ही साथ दो चीजें एक साथ हो रही है, यानी कि एक ही सिस्टम में दो चीजें एक साथ हो रही है। लिक्विड का वापस सॉलिड में आना फ्रीजिंग होता है। देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात कि सॉलिड से लिक्विड गया, इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, 273 केल्विन, 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, सिस्टम में बढ़ रही है। एक टाइम आएगा कि एनर्जी आपकी डिक्रीज होने लगेगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी आपकी डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होते जो भी उसका वेपर, पहले वेपर प्रेशर बढ़ा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा क्योंकि एनर्जी का लॉस करना इसने शुरू कर दिया है, वापस फ्रीज करना इसने शुरू कर दिया है। एक टाइम आएगा जब आपका कांस्टेंट हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर, एक टाइम आएगा जब आपका रेट, या फिर आप बोलो पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। तो ये जो टाइम होगा, इस टाइम पे रेट जो होगी फॉरवर्ड की वो इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड के। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी कौन सी कंडीशन है बेटा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ऐसा आपका हो रहा है। आपने क्या नोटिस किया, यहाँ से आपने ये नोटिस किया कि दोनों का जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका फोर्स लग रहा है इसकी तरफ, इसका फोर्स लग रहा है इसकी तरफ, इसका फोर्स इसकी तरफ, इसका फोर्स, यानी कि दोनों का जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, सेम साइमल्टेनियसली एक साथ लग रहा है। हमने क्या नोटिस करा कि जो अपोजिंग फोर्स है, कैसे अपोजिंग फोर्स अकर्स साइमल्टेनियसली आपका एक साथ आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया, इतना हमने पढ़ लिया। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि वहां पे काम हो रहा है। आप थोड़े देर बाद जाओगे आपको आई से मिलेगा, लेकिन हमको तो पता है ना उसके अंदर कितना काम हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपके जो जैसे इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये आपका मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आपके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर लिक्विड भी आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक टाइम आ रहा है जहाँ पे वेपर प्रेशर दोबारा से डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, उस टाइम पे लिक्विड आपके क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आके वापस आपके फ्रीज हो जा रहे हैं। इतना सारा काम यहाँ पे आपका चल रहा है, इतना हमें पता चल गया। फिर टाइम ऐसा आ रहा है जब आपका तो दोनों की वेपर प्रेशर क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जा रही है, इसका मतलब जिस स्पीड से आपकी वेपर्स, जिस स्पीड से आपकी लिक्विड बन रही होगी, उसी स्पीड से आपकी क्या हो रही होगी, आइस बन रही होगी। जितना वेपर प्रेशर आपके सॉलिड का होगा उतना ही प्रेशर आपका लिक्विड भी लगा रहा होगा। समझ आ गया आपका? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पक्का कमेंट करना, बहुत जरूरी है इसका बेस पढ़ना। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? नेक्स्ट में चलते हैं।
आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम होगा, लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, हम वो एग्जांपल नहीं लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, हम अपना एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला, हमने वही जो स्टार्टिंग में लिया था, बीकर लिया। बीकर क्या लिया है मैंने, आइसोलेटेड लिया है, यहाँ पे आइसोलेटेड बीकर लिया है, पानी डाला हुआ है अंदर। क्या होगा, कितने टेम्परेचर आपका है 373 केल्विन, प्रेशर है आपका 1.01 ATM भी बोलते हैं और 1 ATM हम मान के चलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका। वैसे हम 1 ATM लेते हैं ना, वैसे नॉर्मली 1.01 ATM होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, थोड़े टाइम यहाँ पे वेपर्स के प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सिस्टम का। कुछ टाइम बाद ये जो गैसेस है ये बाउंड्री से कोलाइड करके, यहाँ पे जो इसके आसपास बाउंड्री है, कोलाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं आपकी, बाउंड्री से कोलाइड किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से वेपर में आया और यहाँ से लिक्विड में आया, दो प्रोसेस एक साथ चल रही है, दो प्रोसेस एक साथ चल रही है। वो सब इसमें लिख देना कि रेट इक्वल हो जाएगा। वेपर फेज जो लिक्विड का होगा, एक टाइम के बाद वेपर फेज वही आपका सॉलिड का हो जाए, सॉरी वेपर फेज वही आपका गैस का हो जाएगा, है ना, ये हमने पढ़ लिया। वही चीज यहाँ पे भी होगी कि वेपर प्रेशर जो आपका लिक्विड का होता है इक्विलिब्रियम में, वही आपका किसका हो जाता है, गैस का हो जाता है। रेट जो होती है फॉरवर्ड की, वो बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन हो रहा है, उसी स्पीड से गैस आपके लिक्विड बना रही है, गैस से लिक्विड बनता है, कंडेंसेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें थोड़ा सा बड़ा है, देख लो। मैंने बोला आपका, एक मैंने वाटर लिया आपका, एक मैंने एसीटोन लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा होता है कि जो डिफरेंट लिक्विड मैंने लिया, मान लो मैंने ए लिक्विड लिया, मैंने बी लिक्विड लिया, सी लिक्विड लिया, और मैंने एक साथ इसको रख दिया कंटेनर में। नीचे मैंने क्या रख दिया, एक अलग से 3 बीकर, मैंने 3 बीकर छोड़ो, ऐसे मत करो, 3 अलग अलग बीकर ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिक्विड रखा, यहाँ पे बी लिक्विड रखा, यहाँ पे सी लिक्विड रखा, तीनों को मैंने 373 केल्विन दिया। एक में वाटर है, एक में एसीटोन है, एक में आप इथाइल अल्कोहल ले लो। ठीक है, या मिथेनॉल ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो। अब वो बोल रहा होता है कि हम जब 373 केल्विन देखेंगे तो हम देखते हैं कि इन तीनों का जो इवेपोरेशन होगा, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की जो कैपेबिलिटीज होगी, क्षमता होगी, वो तीनों की अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको बाद में लेते हैं, क्योंकि जो आपका इवेपोरेशन होता है लिक्विड का, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी रिएक्टेंट में, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में आपका डिपेंड करता है, वो आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपका डिपेंड करता है आपका। बस फिलहाल इतना, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट आप ले रहे हो, इसमें भी डिपेंड करता है। अब तीनों का नेचर अलग है, हमें पता है एसीटोन जल्दी जाएगा, है ना, तो क्यों 373 केल्विन दिया, ये क्यों, कि हर किसी का जो आपका, हर किसी का इवेपोरेशन की जो क्षमता है, या फिर मैं बोलूँ हर किसी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। अब आप बोलोगे मैम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो इतना हो गया, ऊपर का मिटाती हूँ। ये बोलता है कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई भी सॉलिड आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही मेल्ट करती है,
एक पर्टिकुलर प्रेशर में ही मेल्ट करती है। कोई भी लिक्विड आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आपकी क्या होती है, इवेपोरेट होती है। तो ये जो आपका टेम्परेचर होता है बेटा, ये टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर, कि इस बॉइलिंग, या फिर बोलो बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, कि इस पॉइंट में आकर आपका ये वाला लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट में आकर आपका ये वाला सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और हर किसी का अलग अलग होता है। इतना आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक, ये आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, जो जल्दी इवेपोरेट होता है, जो जल्दी इवेपोरेट होता है, जो जल्दी इवेपोरेट होता है वो क्या होता है, आपका वॉलेटाइल होता है उतना ज़्यादा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं उतना कम होता है। जो जल्दी इवेपोरेट हो सकता है, जैसे मैंने एसीटोन और वाटर का एग्जांपल लिया, तो एसीटोन क्या होता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर आपका थोड़ा कम टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि एसीटोन आपका बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसकी क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटीज है कि वो लिक्विड से क्या गैस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के कंपैरिजन आपका कम होगा। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसको मिटाती हूं, मैं ओपन वेसल की बात कर रही हूं और मैं बात कर रही हूं आपकी क्लोज्ड वेसल्स की। फिफ्थ पॉइंट, एक मैंने ले लिया ओपन वेसल, एक मैंने ले लिया क्लोज्ड सिस्टम ले लेते हैं, हम सिस्टम लेते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम मैंने लिया। देखो एक चीज याद रखना, समझते हैं इसको, मैंने ले लिया ओपन सिस्टम, एक मैंने आपका ले लिया क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखना कि जो आपका क्लोज सिस्टम होगा बेटा, क्लोज सिस्टम में आपको पता है कि मैंने वाटर डाला, लिक्विड डाला, ठीक है, ये आपकी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस आपका सेम अपोजिंग फोर्स लग रहा है, दोनों का इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमने पढ़ लिया। ओपन में क्या होगा, ओपन में क्या होगा, ध्यान से समझना, मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, सराउंडिंग कितना बड़ा है हमारा, कितना बड़ा सराउंडिंग है, और गैस जो होती है एकदम से डिस्पर्स्ड होती है, बहुत दूर दूर तक जाती है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप कंडेंसेशन देखो कि आप बोलो कि इन्वायरमेंट से जो आपकी गैस है वो आपकी लिक्विड में आएगी, बहुत कम आएगी, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और लिक्विड में जो वापस आपके सिस्टम में आपका जो कंडेंसेशन आएगा वो बहुत कम आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम होना इम्पॉसिबल, इक्विलिब्रियम होना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, हम क्या पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में पढ़ते हैं। इतना समझ आ गया, ठीक है। एक लास्ट है वो भी करते हैं, थर्ड टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे बोलने से पहले, जहां आपको लगता है कि आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। चलो थर्ड भी पढ़ लेते हैं हम अपना, फिर हमारा कल शुरू होगा, कल भी क्या परसों से अच्छी खासी हमारी इक्विलिब्रियम जो होता है ना, बिल्कुल ट्रैक में वाली, कि जिससे क्वेश्चन बनते तो इससे भी है पर इतना नहीं बनते, लेकिन उससे ज़्यादा बनते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है, ठीक है। आगे आते हैं, अब हमारा क्या है थर्ड, सॉलिड से वेपर, सॉलिड से वेपर, सेम वही, एक कंटेनर ले रही हूं, कंटेनर कैसा ले लूंगी, क्लोज लूंगी, क्योंकि उसी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कैसा है, आइसोलेटेड है, मैंने क्या बोला, हर किसी के लिए आपका टेम्परेचर अलग अलग होगा, इसलिए टेम्परेचर छोड़ दो, जिस आपके मॉलिक्यूल के लिए, जिस कंपाउंड के लिए
वो हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि एक टेम्परेचर मैंने लिया और मैंने बोल दिया कि आपका आयोडीन है, ये आयोडीन इस टेम्परेचर में आपका क्या होगा, सब्लाइम होगा। तो ये टेम्परेचर इस पर्टिकुलर आयोडीन क्या है, सब्लिमेशन पॉइंट होता है कि ये इसी में आके सब्लाइम होगा। हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए, हमने पढ़ लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉलिड लिया, सॉलिड में ले रही हूँ, यहाँ पे आयोडीन ही लेती हूँ। क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, ये आपका सॉलिड फॉर्म में। आप क्या देखोगे, जो इसका टेम्परेचर होगा आप इसे दोगे, प्रेशर आपका 1.012 atm। आप देखोगे कि जितना आप इसे टेम्परेचर देते रहोगे ये क्या होगा, आपका गैस में कन्वर्ट होगा। और हमें पता है कि जब आयोडीन गैस में कन्वर्ट होता है तो वायु में कन्वर्ट होगा। ये आपका वॉयलेट कलर देता है, वॉयलेट कलर देगा तो ये क्या करेगा, वॉयलेट कलर होगा, धीरे धीरे कलर बढ़ता जाएगा, इंटेंस होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब प्रेशर आपका घटने लग जाएगा, जब वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। वो जो आपका बेटा पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब आपका वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, गैस के बराबर हो जाएगा या इसके वेपर्स के बराबर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल तो हमारा आयोडीन है, I2 है सॉलिड फॉर्म में, जो आपका किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, 2 ये आपकी गैस फॉर्म में है। और ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी वॉयलेट कलर की होती है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपका जो आता है वो आता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में आपको NH4Cl गैस दे देती है, डायरेक्टली सब्लाइम हो रही है, फिर वापस आ जाएगी। ये भी आपका इक्विलिब्रियम में होता है। थर्ड सबको पता है कैम्फर, ये किसको नहीं पता, सबको पता होगा, सबके घर में होता है ये। कैम्फर सॉलिड से आपका क्या हो जाएगा, कैम्फर वेपर। ठीक है, ये होता है आपका। तो आज इक्विलिब्रियम का जनरल इंट्रोडक्शन था। क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम, उसको थोड़ा दिमाग में डाल देना। फिर हम आगे पढ़ते हैं, कल 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर हमारा थोड़ा ये चीज़ें जो है जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एग्जाम्पल से बन सकते हैं आपके, है ना, कि वेपर प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट क्या बराबर होती है कि नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वेपर फेज ऑफ इक्विलिब्रियम बड़ा होता है क्या सॉलिड से इक्विलिब्रियम में, या बराबर होता है आपका, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आ जाएगी, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट अब हम कल की क्लास में दोबारा से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम टफ है। तो मैं चाह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम सबसे बड़ा चैप्टर, NCERT का 11th-12th का सबसे बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप NCERT में देखोगे ना, इसके क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पढ़ना अच्छे से। तो एक एक टॉपिक जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ उसे पढ़ते जाओ, बस इतना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको बाद में, कल, बाद में नहीं, कल, अब रेगुलर मिलेंगे। बाय।